हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हमने शुरू की थी, तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म शुरू किया था। हमने उसका बेसिक समझा था और उसके अंदर तीन महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अनुपातों की तुलना की थी। अगर हमने पढ़ा था कि अगर तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं तो वो संपाती रेखाएं थी, उसके अनंत हल थे, वो संगत था। अगर दो अनुपात बराबर आ रहे हैं, तीसरा अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा था समांतर रेखाएं हैं और कोई हल नहीं है और असंगत था। तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, या केवल क्या पढ़ा था? संगत पढ़ा। ये बातें हमने पढ़ी थी। कुछ सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाई, और आगे भी बात लिखी रेखाओं को आप आलेख की विधि से हल कीजिए। इनका आलेख नहीं बनाना, आपको एग्जाम में आलेख बनाना नहीं आएगा। आपको केवल ऐसी कोई समस्या दे देगा, उसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में रिप्रेजेंट करना। पहली बात, रैखिक समीकरण जो भी होगा उसमें चर कितने लेने? हमें दो बनाने, क्योंकि युग्म बोला है तो युग्म चर कितने लेने? दो। आपको जो भी जानकारी दी गई है कैसे भी प्रश्नों में, यहाँ ऐसे दे रखी है, अभी एक 5 सवाल में और दे रखी होगी, फिर आगे जब 3.2 पढ़ेंगे उसमें भी तीसरे सवाल के अंदर वापस 6 सवालों में ऐसी जानकारी दे रखी है, कुछ उदाहरण दे रखी है। 3.3 में भी अभी दूसरे सवाल में कुछ जानकारी ऐसी दे रखी है। तो जानकारी के माध्यम से समीकरण बनाना, समीकरणों को आगे सोल्व करना, वो हमें पता है। ठीक है। इसने क्या बोला है कि पहली जो बात बोली, मैं पहले सवाल का आपके पास सॉल्यूशंस करवाता हूं, ध्यान देना बेटा। पहले सवाल का मैं आपको करवाता हूं हल। पहले सवाल पढ़ो। पहले सवाल ने ये बोला है कि किसी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई गणित की प्रतियोगिता हुई, उसमें आप कक्षा 10 में हो, आप में से 10 लोगों ने क्या किया? भाग लिया। तो जब 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया तो उसमें छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है या नहीं? भाई छात्र हैं और छात्राएं हैं, है या नहीं? मतलब गर्ल्स है और बॉयज है, लड़कियां हैं और लड़के हैं। तो मेरे पास दो जानकारी मिलकर आई कि अगर 10 विद्यार्थी कोई भाग लेंगे तो उसमें कुछ लड़कियां होंगी, कुछ क्या होंगे? लड़के होंगे। 5 लड़के हो जाए, 5 लड़कियां हो जाए, 7 लड़कियां हो जाए, 3 लड़के हो जाए, वो अलग अलग मैटर करे। तो हमें दो जानकारी मिली, एक लड़के मिला और एक लड़की। हम इन दोनों को मानेंगे, एक को एक्स मानेंगे, एक को क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। बात सुनना, बाकी आगे बाद में पढ़ेंगे। जैसे पता लगा पहले मान लो। आप लिखेंगे माना लड़कियों की साहब, लड़कियों की संख्या मैंने कितनी मान ली? x। ठीक है सर। अगर लड़कियों की संख्या x मान ली तो मैं यहां लड़कों की संख्या कितनी मानूंगा? y मानूंगा, क्योंकि मेरे पास दो चर होते हैं, एक चर x होता है, एक चर कौन सा होता है? y होता है। मेरे पास एक चर होता है x, एक चर होता है y, तो मैंने लड़कियों की संख्या मान ली x और लड़कों की संख्या क्या मान ली? y मान ली। ठीक है सर। अब प्रश्न अनुसार क्या बात बोली आपसे, ध्यान से सुनना। आप लिखेंगे सर प्रश्न अनुसार क्या बोला आपसे? प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या बोला बेटा आपसे? ये नहीं बोला है क्या x प्लस वाई बराबर है 10, ये समीकरण संख्या मेरा 1 आएगा। मैं पूरी बात समझा रहा हूं, समझते रहना। क्या ये जानकारी नहीं दी गई है कि अगर लड़कियों को आप x मान रहे हो, लड़कों को आप y मान रहे हो, तो लड़के और लड़कियां मिलकर कितनी है? 10, क्योंकि 10 विद्यार्थियों ने क्या लिया है? आपके भाग लिए। तो ये हिडन जानकारी है, छिपी हुई जानकारी है, छोटी सी, जो आपको ध्यान रखनी कि x प्लस वाई जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास? x प्लस वाई जो है वो कितना हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। एक और बनाना पड़ेगा अभी, तो आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे बेटा जी? पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला? आगे बात है। देखो यहां तक हमने कर दिया सवाल को, यहां तक खत्म कर दिया, यहां तक कि भाई किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना। ठीक है सर। पहली बात समझ में आई या नहीं है कि लड़के और लड़कियां मिलकर, लड़के मतलब y, लड़कियां मतलब x, दोनों मिलकर टोटल कितने भाग ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। ठीक है सर। दूसरी बात, पुनः प्रश्न अनुसार में क्या बोला है कि जो लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है बेटा जी? लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या और प्लस में 4। बोलो सर, किसी को अधिक का मतलब होता है प्लस का 4। ठीक है, ये हमने बात लिख दी। लड़कियां क्या मानी हमने? x बराबर, लड़कों को क्या माना हमने? y प्लस का 4। तो यहां से आ जाएगा x प्लस का y, इधर आया माइनस का y,
बराबर 4 समीकरण संख्या 1। ये बेटा जी हमने समीकरण बना दिया दूसरा। कौन सा समीकरण बना दिया? दूसरा। बोलो साहब, किसी टाइप की कोई दिक्कत हो तो बोलो इस सवाल के अंदर। पहले सवाल के अंदर आप बात वापिस सुनना मेरी। आपको जब भी कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है तो आपको दो जानकारी दे रखी होगी दो समीकरण बनाने के लिए, और दो चीजें आपको दे रखी होगी। एक को आपको x मानना और एक को y मानना। आप यहाँ लड़कों को x मान ले, लड़कियों को y मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, हमने लड़कियों की संख्या x मान ली, लड़कों की संख्या y मान ली। जो पहले आ रहा है उसको पहले x बोल दिया, दूसरे वाले को y बोल दिया, कोई फर्क नहीं। ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या बोला कि लड़के और लड़कियां मिलकर टोटल कितनी है? 10। तो x प्लस वाई बराबर 10 होगा या नहीं होगा? क्योंकि लड़कियों को मैंने x माना, लड़कियों को क्या माना? y माना, लड़कों को मैंने y माना, तो x प्लस वाई बराबर 10 आएगा क्योंकि 10 लोगों ने भाग लिया। पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा का मतलब 4 प्लस। तो लड़कियों की संख्या को मैंने x माना, बराबर की जगह बराबर, लड़कों की संख्या मैंने y माना प्लस 4। ये प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4, x माइनस वाई बराबर 4। मैं चाहूँ तो इस सवाल को यहाँ से सोल्व करवा सकता था, ये x का मान उठाकर यहाँ रखता आ जाता। ठीक है, आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान आराम से रख सकते हो। ठीक है, लड़कियों की संख्या 7 आएगी, लड़कों की 4 आएगी, 3 आएगी, ध्यान रखना। हम आगे इसको विलोपन विधि से कर लेंगे, टेंशन मतलब। अभी आपको समीकरण समझ में आया नहीं, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। कौन से सवाल के साथ? दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में क्या बोला है कि 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। दो चीजें मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिल गई। आप एक को x मान लो और एक को y मान लो। ठीक है, मूल्य होता है तो आप लिखेंगे माना। माना पेंसिल का मूल्य, हमने मान लिया साहब पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपए। और कलम का मूल्य, और कलम का मूल्य हमने मान लिया y। जो दो जानकारी दे रही थी उस हिसाब से एक को x मान लिया और एक को क्या मान लिया? y। ठीक है सर। आगे की बात आपको बोली है प्रश्नानुसार। आगे की बात आपको क्या बोली? प्रश्नानुसार। सुनना मेरी बात। आप एक सपोज एक पेन लेने जाओ मार्केट के अंदर, एक पेन है 5 रुपए का, आपको 6 पेन लाना है। आप दुकानदार वाले को कितने रुपए दोगे? ऐसे थोड़ी बोलोगे ये पहले वाले के 5, ये दूसरे वाले के 5, ये तीसरे वाले के 5, ये चौथे वाले के 5 रुपए, पांचवें वाले के 5 रुपए और छठे वाले के 5 रुपए। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको सर हमने 5 पेन लिए, जितने पेन लिए उसको उसकी लागत से गुणा करवा देंगे, कुल लागत हम दे देंगे। 5 हमने पेन लिए, गुणा 6 रुपए लागत है, गुणा किया 30 रुपए दे दिए। तो आपने किसी पेंसिल का मूल्य मान लिया x, कलम का मूल्य y मान लिया, और आप पहली कंडीशन में कितने पेंसिल खरीद रहे हो? 5। तो 5x होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। क्यों? 5 तो खरीदी आपने पेंसिल और उसकी लागत कितनी है? x। फिर आपने 7 कलम खरीदे और 7 कलम खरीदे तो कलम खरीदी कितनी? 7, और मूल्य कितना दिया? y, और मिलाकर टोटल दे दिया 50। मतलब आप प्लस करके ही तो दोगे, दो चीजें आपने खरीदी। तो आपके पास समीकरण क्या बनेगा कि आपने 5 खरीदी पेंसिल और उसका मूल्य कितना दिया? x, प्लस 7 खरीदे कलम, कलम का मतलब पेन, और उसका मूल्य कितना दिया? y, और बराबर में आपने 50 रुपए दे के आए। समीकरण संख्या 1। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर? बोलो साहब, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो जानकारी बोली हमने, पेंसिल का मूल्य x मान लिया, कलम का मूल्य y मान लिया। ठीक है, मैंने 5 पेंसिल खरीदी पहले टाइम। कितनी पेंसिल? 5, और उसका मूल्य दिया x। तो मैं जितनी पेंसिल खरीदूंगा, जितना मूल्य होगा उसको गुणा करने पर ही मैं दुकानदार वाले को टोटल पैसे देने वाला हूं कि ले भाई ये इतने पैसे हो गए तेरे। भाई 5 रुपए का एक पेन आता, 5 पेन कितने आएंगे? 25 रुपए। तो 5 पेन खरीदे, एक पेन की लागत 5 है, तो 5 गुणा 5, जितने पेन खरीदे उसको उसकी लागत से गुणा किया या नहीं किया आपने? बिल्कुल किया। तो आपने पहले वाली कंडीशन में 5 पेंसिल खरीदी, उसकी लागत दी x, प्लस 7 कलम खरीदे, उसकी लागत y दी, और दोनों को मिलाकर जो मैंने एक साथ पैसे पकड़ाए उसको 50 रुपए पकड़ा दी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगली कंडीशन में पढ़ते हैं। अगली कंडीशन में आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बेटा? पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार के अंदर क्या बात आएगी आपके पास
जबकि 7 पेंसिल, इस बार मैंने कितनी पेंसिल खरीदी 7, तो पेंसिल का मूल्य कितना है, सॉरी पेंसिल कितनी खरीदी 7, उसका मूल्य कितना है x, प्लस कितनी कलम खरीदे 5, उसका मूल्य है y, बराबर टोटल कितने में खरीद लिया 46 रुपए में। समीकरण संख्या कितना 2, समीकरण संख्या कितना 2, ये आ गया मेरे पास दूसरा समीकरण। ये हमने इन दोनों सवालों का निपटारा कर दिया है। जैसी जैसी बातें बोली उस हिसाब से मैंने बातों को कर दिया। बाकी मैं चाहूँ तो इनको आगे भी सोल्व करवा सकता था आलेख की विधि से, लेकिन इनका आलेख बनाने का कोई मतलब, एग्जाम में ये सवाल किसी भी बोर्ड में आएगा ना तो ये जानकारी दे देगा, ये जानकारी दे देगा रैखिक समीकरण बनाओ, 1 नंबर का अति लघुरात्मक में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले के दोनों सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सवालों को देखकर आपको एक चीज समझनी है, 2 चीजें आपको दे रखी होगी, तो एक को x मानना और एक को y मानना, और 2 प्रश्न अनुसार बोलेगा। एक तो प्रश्न अनुसार बोलेगा, पुनः प्रश्न अनुसार बोलेगा, मतलब 2 कंडीशन आपको बोले, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म बनाने 2, तो 2 समीकरण तो आपको बनाने पड़ेंगे। 2 समीकरण के लिए आपको 2 शर्तें लागू होनी जरूरी। ठीक है, पहली शर्त आपको ये दे दी, दूसरी शर्त ये, इनसे समीकरण बना लिए। ये प्रश्न हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उम्मीद है 3.1 का पहला सवाल आपके सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी अगली स्लाइड के अंदर। अभी इस क्लास के अंदर टोटल 3 सवाल करेंगे, पहला करेंगे, दूसरा करेंगे और तीसरा करेंगे। फिर अगली जो क्लास होगी उसके अंदर 4था सवाल करेंगे, 5वां सवाल करेंगे, 6ठा सवाल करेंगे, 7वां करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तीनों सवाल जो 4 सवाल है ना, उसमें 2 सवालों में ग्राफ बनाने, 2 छोटे छोटे सवाल, ज्यादा दिक्कत करेंगे नहीं। ठीक है, उम्मीद है पहला सवाल आपके क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करवाता हूं सवाल संख्या 2। अब देखो सवाल संख्या करते हैं 2। अभी हमने एक सवाल किया था जिसमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने थे, कुछ भाषा के तौर पर आपको दे रखा था। अब हमने जो टेबल पढ़ी थी ना उसके सवाल थे। क्या बोला है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2। क्या होता है ये a1 b1 c1 a2 b2 c2? तो मैंने आपको कल की क्लास में ये समझाया था, a1 का मतलब होता है जो x का गुणांक है, पहले समीकरण में x का गुणांक, पहले समीकरण में जो y का गुणांक है वो है b1 और अचर है c1। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो है a2, y का गुणांक है वो है b2 और अचर जो है वो c2। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। प्रतिच्छेदी कब होता है? जब आपने तीनों अनुपात निकाले और तीनों बराबर नहीं आए, तब आप लिखोगे ये रेखा है प्रतिच्छेदी। ठीक है, फिर बोला समांतर है। समांतर कब होती है बेटा? जब 2 बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। और संपाती कब होती है? जब तीनों ही क्या हो, बराबर हो। एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से करते हैं, ध्यान देना इधर। ठीक है, आराम से देखो। पहले बात करते हैं पहले सवाल की। पहले सवाल को ध्यान से देखना। पहले सवाल के पहले समीकरण लिखो। समीकरण क्या है देखो, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0। ये है समीकरण संख्या 1। दूसरा समीकरण है 7x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। बोलो साहब, पहले सवाल में 2 समीकरण दे रखे थे, बिल्कुल। इन दोनों समीकरणों से अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इसमें a1 का मान कितना है, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, और यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। सुनना मेरी बात ध्यान से। समीकरण 1 से मैंने कल बोला था a1 b1 c1 का मान आएगा, और समीकरण 2 से मान आएगा a2 b2 और c2 का मान। ठीक है सर, समीकरण 1 से a1 का मान कितना हो सकता है? कोई बता सकता है a1 का मान कितना होगा? तो मैं कहूंगा सर a1 का मान है 5। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो है कितना, 5, और समीकरण 1 से जो x का गुणांक होगा वही होगा a1। ठीक है सर, b1 का मान कोई बता सकता है? b1 का मान होगा जो समीकरण 1 में y का गुणांक, y के गुणांक में 4 या -4, तो -4 लेना, ध्यान रखना, चिन्ह सहित लेना आपको। ठीक है सर, c1 का मान, c1 कौन होगा? जो अचर है। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? समीकरण 1 से आपको मिलेगा a1 जो x का गुणांक है, b1 जो y का गुणांक है, अचर यानी c1। समीकरण 2 से मान मिलेगा a2 का, और a2 का मतलब हो गया जो x का गुणांक है, तो आप लिखेंगे a2 बराबर, x का गुणांक कितना है बेटा? 7, कोमा, फिर है b2, b2 कितना है? y का गुणा, y गुणा कितना हो गया? 6, और c2 कितना हो गया? 9। बोलो साहब, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये पहचान आनी बहुत जरूरी है। हमने 2 समीकरण लिखे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 b1 c1। क्यों?
क्योंकि कोई भी जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बोलो मेरे शेर और शेरनी, क्या यही होता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्या होता है? ए होता है जो x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणा कितना 5, y का गुणा कितना -4 और अचर कितना 8। इसमें x का गुणा कितना 7, यहाँ y का गुणा कितना 6 और अचर कितना -9। अचर -9 है ना, -9 यहाँ -9 है। अब क्या हो गया, समीकरण 1 है तो हम ए बी सी नहीं बोल के समीकरण 1 में a1 b1 और c1 बोल देंगे, और समीकरण 2 है तो हम ए बी सी नहीं बोल के उसको a2 b2 और क्या बोल देंगे c2 बोल देंगे। बोलो सब, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब अनुपात आपको हमेशा मैंने कल बोला था a1 का a2 के साथ अनुपात लेना, b1 का b2 के साथ लेना, c1 का c2 के साथ लेना, बाकी सवाल ने दिया नहीं दे तो भी ध्यान रखना। ठीक है सर, आप अनुपात लेंगे इसमें a1 बटा में a2, a1 का मान 5, a2 का मान 7, तो आपके पास अनुपात आएगा 5/7। कितना आएगा साहब? 5/7। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अभी तक कोई दिक्कत हो। ठीक है साहब, अगला अनुपात लिया जाएगा b1 बटा में b2। b1 का मान कितना -4 और ये कितना 6। इसको मैं थोड़ा सा आगे सोल्व करूंगा तो b1 अपॉन जो b2 आएगा वो आएगा -2/3। बोलो मेरे लाल और लालियो, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? भाई -4/6 को मैं -2/3 लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 4/6 दोनों 2 से कट रहे। ठीक है सर, अगला मुझे अनुपात निकालना पड़ेगा c1 बटा में c2। c1 का मान 8 बटा में -9, ये कोई कट नहीं रहा, एज इट इज रहने दो। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। हमने 2 समीकरण लिखे, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखा, बराबर के इधर 0, सारी चीजें इधर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे बराबर के इधर लेके आएंगे अचर को, बाकी अचर को इधर ही रखो। ठीक है, ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है, ये a2 का मान है, ये b2 का मान है, ये c2 का मान है, रख दिया। अब अनुपातों की तुलना करनी तो a1 अपॉन a2 किया तो 5/7 आ गया, 5/7 आ गया, कैंसिल नहीं हो रहा, 5/7 ही रहने दो। b1 अपॉन b2 किया तो -4/6 हो गया, -4/6 को मैं -2/3 लिख दूं। c1 अपॉन c2 किया तो उसको 8/-9 लिख दूं। आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, क्या अनुपात सब बराबर है क्या? क्या ये वाला अनुपात इसके बराबर है? क्या ये वाला इसका अनुपात बराबर है? तीनों अनुपात बराबर नहीं है, और जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होता तो आप लिखते हैं, आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का हल प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। समीकरण का हल प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, क्योंकि रीजन और लिखना, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत हो तो बोलो इस सवाल के अंदर। यहां तक मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको पहचानना आना चाहिए। मैंने आपको बता रखा, कल की क्लास में बताया था, आज और बता दिया वापस। ठीक है, फिर अनुपातों की तुलना की, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के मान आए मेरे पास 5/7 माइनस के 2/3 के बराबर नहीं, माइनस का 2/3 8/-9 के बराबर नहीं है, तो तीनों ही अनुपात बराबर नहीं। इसका मतलब समीकरण युग्म का जो हल होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। ये बात तो कंफर्म होनी चाहिए, जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होता है तो उनका जो हल आता है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं आता है। ऐसे अद्वितीय हल भी आता है, संगत भी आता है, लेकिन वो नहीं पूछा गया आपसे, जितना पूछा गया उतना ही जवाब दें। मुझे नहीं लगता दूसरे के पहले सवाल में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो। एकदम इजी वे में मैंने ढंग से आपको काम करवा दिया है, इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। बोलो सर, है क्या कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो सर, बोलो। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी टाइप की। ये हो गया आपके पहला सवाल। अभी इसी स्लाइड में कर लेते हैं इसका दूसरा सवाल, एक एक सवाल को खत्म करते जाते हैं, समझना बेटा जी। मैं यहां करवा दूं आपको दूसरा सवाल। कौन सा सवाल? दूसरा। मैं कुछ वैल्यूज मिटा देता हूं, जो मुझे जरूरत पड़ेगी वो मैं बाकी रख दूंगा, ठीक है।
ये मिटा दिया मैंने, बाकी ये तो वैसे भी मिटा नहीं, जरूरत पड़ेगी तो वापस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब मिटा दो। इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दोगे तो आपके पास समीकरण सवाल संख्या 2 का सॉल्यूशंस करते हैं। पहले का हमने कर लिया, प्रतिच्छेदी रेखा आ गया। समीकरण संख्या 2 यार देखो, सवाल संख्या ये पहला है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0। समीकरण संख्या 1 है 18x, एक है 6y, एक है प्लस का 24 बराबर 0। समीकरण संख्या ये वाला। ध्यान देना साहब, इधर मुझे सबसे बढ़िया जो काम करना वो करना a1 b1 और c1 का। ठीक है सर, a1 क्या होगा, जो x का गुणांक, पहले समीकरण x का गुणांक कितना 9, तो a1 का मान कितना हो गया 9, y का गुणांक कितना 3, तो b1 का मान हो गया 3, c1 का मान हो गया 12। ठीक है, x का गुणांक है 18, तो दूसरे समीकरण में a2 का मान हो जाएगा, y का गुणांक है 6, तो ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा 24। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बोलो साहब, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या आपको होनी चाहिए। जो बात मेरे से बोली गई मैंने वो लिख दिया, a1 b1 c1 a2 b2 और किसका मान हो गया आपके पास c2 का। बोलो सब, है कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 रखा। समीकरण 1 से मुझे a1 b1 c1 मिल गया, समीकरण 2 से a2 b2 और क्या मिल गया c2 मिल गया। ठीक है सर, अब मुझे अनुपातों की तुलना करनी, बिल्कुल करनी। आप कहेंगे सर अगर आप अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1 बटा a2 करेंगे तो बेटा a1 का मान है 9, a2 का मान है 18। a1 का मान कितना है 9 और a2 का मान है 18। ठीक है, और जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास a1 अपॉन a2 का मान आ जाएगा 1/2। कितना मान आएगा साहब? 1/2। मुझे नहीं लगता यहां तक दिक्कत हो, क्योंकि 9/18 का मतलब होता है 9 में 9 का भाग एक बार, 18 में चला गया 2 बार। ठीक है सर, अगला अनुपात निकालना मुझे b1 अपॉन b2 का। b1 है 3, b2 है 6, तो ये अनुपात बन जाएगा 3/6, माने तो b1 अपॉन जो b2 बनेगा वो भी बन जाएगा 1/2, क्योंकि 3/6 का मतलब भी कितना होता है? 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 अनुपात बराबर आ गए। ठीक है सर, तीसरी बात हम लिखेंगे c1 अपॉन c2। c1 का मान 12 और c2 का मान 24। सही है, तो 12/24 का मतलब भी हो जाएगा c1 अपॉन जो c2 होगा वो हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा साहब? 1/2। बोलो साहब कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? तीनों अनुपात बराबर दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल 1/2 1/2 1/2। और जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं कौन सी होती है? आप कहेंगे सर संपाती होती है, ये हमने याद कर रखा है। बिल्कुल साहब, लाइन लिख दें। आप लिखेंगे अतः समीकरण का हल संपाती रेखाएं होगा। समीकरण का हल संपाती रेखाएं होगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2 के। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी टाइप की कोई समस्या आपको? कोई समस्या हो तो बोलो, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। अब तो पहचान आ जानी चाहिए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अनुपात निकाला, तीनों बराबर आ गए। संपाती रेखाएं बोल देना, उसको अनंत हल बोल देना, उसको संगत बोल देना। मैं तीनों ही बोल रहा हूं। अगर 2 बराबर आ जाए, तीसरा बराबर नहीं आए, समांतर बोल देना, कोई हल नहीं, असंगत बोल देना। अगर तीनों ही बराबर नहीं आए, उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल देना, उसको अद्वितीय हल बोल देना, उसको संगत बोल देना। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत हो तो? मुझे नहीं लगता इस सवालों में कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने पहला और दूसरा आपको करवा दिया बेहतरीन तरीके से। अब मैं करवा देता हूँ सवाल संख्या तीसरा इसका, फिर सवाल संख्या दूसरा हो जाएगा पूरा। आप सवाल संख्या अगर 3 को देखोगे ध्यान से, ये तीसरा नहीं, सवाल संख्या 3, उसमें संगत और असंगत पूछा गया। कब होता है संगत और असंगत? वापिस वही काम, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालो। अगर तीनों अनुपात बराबर या तीनों अनुपात बराबर नहीं तब संगत, और 2 अनुपात बराबर, तीसरा अनुपात बराबर नहीं, इसका मतलब असंगत। अगला सवाल है, आप देखो ध्यान से। अगर देखोगे ना लगभग लग जाएगा कि हाँ सेम ही पैटर्न का काम कर रहा है।
ऐसा ही काम हम चौथे सवाल में करेंगे, वो कहेगा अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ, अगर असंगत है तो ग्राफ मत बनाओ। हम ऐसा भी काम करने वाले। ध्यान से देखो एक बार सवाल संख्या दूसरे का दूसरा मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपको करवा देता हूं दूसरे का तीसरा सवाल। ठीक है जी, ये मिटा दूं, बाकी चीजें तो ये मिटा दूं और कुछ बातें ये मिट जाएगी। थोड़ा ध्यान दो रे आप, ना ज्यादा सवाल हार्ड है ही नहीं, कुछ भी नहीं आ रखा सवालों के अंदर। ये मिटा देता हूं। ध्यान देना सब। सवाल करते हैं तीसरा। ये रहा तीसरा। तीसरे में क्या लिखा समीकरणों में लिखा है 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण संख्या 1। 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। बोलो जी, क्या हमने समीकरण लिख दी? बिल्कुल। क्या a1 b1 c1 का मान पता है? आप कहेंगे सर a1 b1 c1 मिलेगा हमें समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो, ये x का गुणांक a1, b1 माइनस 3 और c1 हो गया 10, a2 हो गया 2, b2 हो गया माइनस का 1। यहाँ देखो y का कुछ भी गुणांक नहीं है तो माइनस 1 है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो माइनस 1 होगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का 1 होगा। और ये हो गया c2 का मान 10। बोलो सर, है कोई समस्या इस सवाल में? कोई दिक्कत? ये देखो a1 a2 b1 b2, b1 का मान -3 क्योंकि चिन्ह सही था आपको लेना, और b1 का मान -1 क्योंकि y का गुणांक 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां गुणांक 1 होता है। c1 का मान 10 और c2 का मान कितना हो गया 9। ये आपके पास आ गया। अब इनकी क्या लेना, आपको अनुपातों की तुलना करनी। जब आप अनुपातों की तुलना करेंगे तो अनुपातों की तुलना में आएगा a1 अपॉन a2। a1 कितना 6 और a2 कितना 2। और जब इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर, क्या ये 3/1 आएगा क्या? बिल्कुल। कितना आएगा? 3/1, क्योंकि 6/2 का मतलब हो जाएगा 3/1। आगे जब आप अनुपात निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 का मान -3 है और b2 का मान है -1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास b1 अपॉन b2 का मान आएगा 3/1। कितना मान आएगा साहब? 3/1। और अगर आप अनुपात निकालेंगे c1/c2 का, c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9, तो ये अब अनुपात कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 10/9। आप ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत के 2 अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं, तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का हल, अतः समीकरण युग्म का हल समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाएं होगी क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। बोलो सर, कोई समस्या किसी बच्चे को? मुझे नहीं लगता तीनों सवालों में कोई समस्या आपको आनी चाहिए। हमने a1 निकाला, b1 निकाला, c1 निकाला, a2 निकाला, b2 निकाला, c2 निकाला। a1 क्या होगा? a1 b1, x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और अचर c होता है। पहले समीकरण से अगर मिल रहे हैं तो a1 b1 c1, दूसरे से मिल रहे हैं a2 b2 c2। अगर हमने अनुपात निकाले, तीनों अनुपात बराबर आ गए। जैसे पहले सवाल में तीनों अनुपात बराबर नहीं आए थे, हमने उसको प्रतिच्छेदी बोल दिया क्योंकि आपसे पूछा गया। जैसे दूसरे में तीनों अनुपात बराबर है, हमने संपाती बोल दिया। और तीसरे सवाल में 2 अनुपात बराबर है, ये देख लो 2 अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, इसको हमने क्या बोल दिया? ये संपाती समांतर बोल दिया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हो। मैंने आपको कल की क्लास में जब बेसिक पढ़ाया था बोला था आपको टेबल याद करनी बहुत जरूरी, वरना टेबल अगर याद नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, अगली स्लाइड में करवाता हूँ सवाल संख्या 3 और आज की हमारी क्लास का होगा लास्ट सवाल। बाकी की बातें करेंगे कल की क्लास में। एक बार आप इसको देख लें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो सवाल संख्या करते हैं तीसरा। तीसरे सवाल में सेम ही बोला है कि आपको अनुपातों की तुलना करनी है और यह बताना संगत है या असंगत है। बात सुनना मेरी ध्यान से। सवाल ने यह पूछा है कि समीकरण संगत है या क्या है? असंगत है। कब होता है संगत? जब a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2, या a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2, तब तो होता है संगत। एक कंडीशन है असंगत की a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2, तब है असंगत। तीनों बराबर तो भी संगत बोलोगे, तीनों बराबर नहीं तो भी संगत बोलोगे, एक कंडीशन में असंगत बोलोगे, 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके सामने 2 सवाल। अब इन सवालों में एक समस्या,
समस्या क्या है, अभी तक हम जितने सवाल पढ़ रहे थे, आपका ये सपोज ये बराबर का चिन्ह ऐसे ही, इस बराबर के चिन्ह के इधर x और y था, इधर अचर था, इधर अचर सारे इधर थे, बराबर में क्या था, 0 था। अब आप इन समीकरणों को देखोगे तो बराबर इधर है। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप अचर को पकड़ के इधर ले या पकड़ के उधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कोई चीज सपोज दैट x के इधर है 5/10 है, और अगर उधर जाएगी तो माइनस का 5 माइनस का 10 होगी, तो माइनस माइनस तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। पहले हम सवाल को देख लेंगे कि बराबर के इधर है या बराबर के उधर है। दोनों सवालों में बराबर के इधर है तो हमें छेड़ना ही नहीं, इधर भी दोनों सवालों में बराबर के इधर तो हमें छेड़ना नहीं, सीधी हम, ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है। क्यों? आप C1 अपना C2 लोगे तो यहाँ से अनुपात आएगा 5/7, यहाँ से अनुपात आएगा 8/9। आप कहते सर हम तो इधर लाते तो क्या होता, देखो ये प्लस का 5 इधर आता, माइनस का 5, ये माइनस प्लस का 7 इधर आता, माइनस का 7, तो माइनस का 5/-7, माइनस माइनस कैंसिल, तो आता तो 5/7 है। और आप इसको इधर लाते तो प्लस का 8 इधर आता, माइनस का 8, और वो 9 इधर आता तो माइनस का 9, तो माइनस का 8/-9 तो भी कितना होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8/9 ही होना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना सर इधर। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं काम करता हूं कि इन समीकरणों को एक बार वापस लिखता हूं। समीकरणों को अगर वापस लिखूंगा, समीकरण क्या बनेंगे, 3x प्लस में 2y बराबर 5, समीकरण संख्या 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर में 7, समीकरण संख्या 2। मुझे नहीं लगता बराबर में मैंने उधर रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इधर लाने से, नहीं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसे नहीं हो कि ये बराबर के इधर है, ये बराबर के इधर है, नहीं। अगर अचर पहले वाले में बराबर के इधर राइट वाली साइड में, तो दूसरे वाले में राइट साइड में होना चाहिए। पहले वाले में लेफ्ट साइड में, तो पहले दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। क्या इन समीकरणों से मुझे ये कहना चाहिए कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और दूसरा हम काम करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 से किसका मान आता है, A1 B1 और C1 का। तो आप कहोगे सर समीकरण 1 से तो A1 का मान होगा, x का गुणांक कितना है, 3, तो A1 हो गया 3। B1 होगा y का गुणांक, y गुणांक कितना 2, और C1 हो गया अचर कितना है आपके पास 5। समीकरण 2 से आपके पास A2 का मान आएगा, A2 का मान कितना, x का गुणांक कितना है 2, कोमा B2 का मान कितना आएगा, y का गुणांक है माइनस का 3, और C2 का मान आएगा 7। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या आपने A1 B1 C1 पहचानना सीखा? क्या आपने A2 B2 C2 पहचानना सीख लिया? बिल्कुल साहब। A1 पहले वाले समीकरण में x का गुणांक, B1 पहले वाले समीकरण में y का गुणांक, C1 अचर, A2 दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक, B2 दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक, और C2 7। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको अनुपातों की करनी तुलना। कैसे होगी बेटा अनुपातों की तुलना? आप कहेंगे सर अनुपातों की तुलना करने के लिए A1 अपॉन क्या करेंगे, A2। तो A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2। ये आपके कट नहीं रहा, एज इट इज हो जाएगा। नहीं कट रहा? ठीक है सर, कोमा। फिर अनुपात निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो ये हो जाएगा 2/-3, 2/-3। ये भी आगे हल नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिख दो। फिर अनुपात आएगा C1 अपॉन C2, 5/7, 5/7। ये भी आगे सोल्व नहीं हो रहा तो एज इट इज लिख दो। हाँ जी, कोई समस्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब तीनों अनुपात बराबर नजर आ रहे हैं क्या? क्या 3/2 2/-3 के बराबर है? आप कहेंगे बराबर नहीं है। क्या 2/-3 5/7 के बराबर? आप कहेंगे सर नहीं। तो तीनों अनुपात क्या बराबर नहीं है। और जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होता, संगत होता है या असंगत होता है? आप लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म बोल दो या समीकरण युग्म बोल दो, एक ही बात। अतः समीकरण युग्म संगत होगा, संगत होगा क्योंकि, रीजन लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे साहब रीजन। क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी टाइप की कोई समस्या? मुझे नहीं लगता इन सवालों में कोई समस्या है। आपको है क्या कोई समस्या? समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो निकाल लिया। ऐसे ही दूसरा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। लो सर दूसरा सवाल, 2x माइनस 3y बराबर 8, समीकरण संख्या 1। फिर समीकरण में 4x माइनस का 6y
बराबर में 9, समीकरण संख्या 2। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 से किसका मान निकलेगा? A1 B1 और C1 का। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, और दूसरे वाले समीकरण से मान निकलेगा A2 B2 और C2 का, समीकरण 2 से। ठीक है जी। तो A1 का मान समीकरण 1 में x का गुणा कितना है? 2। B1 का मान समीकरण 1 में y का गुणा -3, और C1 का मान कितना हो गया? 8। A2 का मान कितना बेटा जी? 4। B2 का मान कितना? -6, और C2 का मान कितना है? 9। बोलो सर, किसी बच्चे को कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता इनमें कोई दिक्कत है आपको। अब अनुपातों की तुलना करनी, तो अनुपातों की तुलना करेंगे तो पहले अनुपात की तुलना आएगी आपके पास A1/A2। A1 कितना है? 2/4। ठीक है। और जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो A1 बटा जो A2 आएगा बेटा जी, वो आएगा 1/2। क्या मैं 2/4 को 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। कोमा B1/B2, B1 का मान -3, B2 का मान -6, माइनस प्लस, और 3/6 को बेटा जी मैं लिख सकता हूँ 1/2। क्या लिख सकता हूँ बेटा जी? 1/2। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोमा C1/C2, तो C1/C2 हो जाएगा 8/9, और 8/9 आगे सोल्व नहीं होगा, तो मैं इसको आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ। है कोई समस्या? संगत या असंगत? बोलो, आप बोलो संगत या असंगत, मन में बोलो एक बार, संगत या असंगत। आप कहेंगे सर शुरुआत के 2 अनुपात बराबर, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे सर समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए, आराम से। अब तो ये 5 सवाल है इसके अंदर, टोटल तीसरे के अंदर कितने सवाल है? 5 हैं। 2 हमने अभी कर लिए, इसके बाद 2 और कर लेते हैं, फिर 1 सवाल और कर लेंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A1 B1 C1, A2 B2 C2 पहचानो। A1/A2 करो, B1/B2 करो, C1/C2 करो। अनुपात ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दो, लास्ट के अंदर रिजल्ट बन रहा है। अगर आपके तीनों अनुपात आपको बराबर नजर आ रहे हैं, तीनों अनुपात क्या नजर आ रहे हैं? एकदम बराबर, तो आपको 3 चीजें याद रखनी, संपाती रेखाएं, अनंत हल और संगत। अगर 2 अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत। अगर तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल और संगत होगा। ये पहले वाले में प्रतिच्छेदी वो पूछा था, यहां पूछ लिया आपसे संगत और असंगत। तीनों अनुपात बराबर तो संगत, तीनों अनुपात बराबर नहीं तो संगत। अगर 2 अनुपात बराबर, तीसरा अनुपात बराबर नहीं तो असंगत। बात समझ में आई या नहीं है? बिल्कुल आ जानी चाहिए। ये हमने 2 सवालों का गर्दा उड़ा दिया है, आपको समझ में आ गए होंगे। अगली स्लाइड में करते हैं सवाल संख्या तीसरे का तीसरा और चौथा सवाल। अब देखो सवाल करते हैं तीसरे का तीसरा और चौथा, टोटल 5 सवाल हैं। अभी तीसरा और चौथा कर लेते हैं, ध्यान से देखो। अगर आप तीसरे सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो तीसरे सवाल में या बटा में आ गया। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कोई रैखिक समीकरण 2 चर वाला आपको बटा में दिखाई दे, आप उसको पहले नॉर्मल में बदलें। आप कहेंगे सर नॉर्मल में कैसे बदलें? इसमें आप एलसीएम ले लें, पहले काम करें। क्या कर ले बेटा? एलसीएम ले लें। ध्यान देना, मैं इसमें एलसीएम ले रहा हूं। ये मेरा समीकरण संख्या 2 हो गया, ध्यान कर दो। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण संख्या 2। मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख के इसको समीकरण 2 दे रहा हूँ, क्योंकि ये A2 का मान है, ये B2 का मान है, C2 का मान मुझे मिल जाएगा। वो तो बाकी सिंपल सा ही सवाल है, वहाँ सीधा सीधा A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल जाएगा। इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखना अपना। इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो 2 और 3 का जो बेटा जी एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 6। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा करवाओगे तो ये 9x बन जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल साहब। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 को 5 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 10y, और बराबर में कितना बना देगा? 7। क्या बेटा जी इधर वज्र गुणा होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे 9x प्लस में 10y बराबर, क्या ये 7 गुणा 6 हो जाएगा वज्र गुणा होने पर? बिल्कुल साहब। ये बनेगा आपके पास 9x प्लस का 10y बराबर, ये कितना बनेगा बेटा? 42। समीकरण संख्या 1।
तो आप क्या बात सीखे, एक पांचवा सवाल और है भी ऐसा, अगर आपको कभी बटा में दिखाई दे कोई गुणांक, जैसे ये गुणांक है x का गुणांक y का गुणांक, कोई भी गुणांक आपको बटा में दिखाई दे, उस बटा के गुणांक को आपको एलसीएम लेके नॉर्मल समीकरण बनाना है। हमने इस समीकरण को ऐसे सोल्व करते गए ही है, क्यों, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, 6 को वज्र गुणा करवाए 7 को 6 से गुणा करवाए 42। अब ये आ गया हमारे पास समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2। ठीक है जी, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और 1 लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 से मुझे किसका मान मिलता है साहब, a1 का मान मिलता है। किसका मान मिलता है, a1। a1 का मान कितना हो जाएगा 9, कोमा b1 का मान कितना हो जाएगा 10, और c1 का मान कितना हो जाएगा 42। ठीक है, a1 b1 और c1। समीकरण 2 से मुझे मान मिलेगा a2 का, कितना हो गया 10, कोमा b2 का मान कितना मिलेगा बेटा माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 10 आ रखा है, और c2 का मान मुझे मिल जाएगा 14। कोई समस्या है क्या यहां तक? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या होनी चाहिए, हर बार अब हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो होमवर्क दे दूं, लेकिन मैं करवा रहा हूं, आपको टेंशन मत लो। ठीक है, अब मुझे अनुपात निकालना है। क्या अनुपात निकालना है? अनुपात निकालना है बेटा जी a1 अपॉन a2 का। a1 का मान 9 और a2 का मान 9। तो जब आप इसको अनुपात सोल्व करोगे तो a1 अपॉन a2 जो आएगा वो आएगा 1/1। कितना आएगा साहब, 1/1। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला अनुपात निकालूंगा मैं b1 अपॉन b2 का, तो b1 का मान 10, b2 का मान -10। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो b1 अपॉन b2 आएगा वो आएगा 1/-1। माइनस को भूल मत जाना, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक अनुपात आ गया 1/1, या 1 बोल दो, दूसरा अनुपात आ गया माइनस का, यानी 1/-1। अभी तीसरा अनुपात और निकालना। तीसरा अनुपात हो जाएगा c1 अपॉन c2। c1 का मान कितना 42, और ये कितना है 14। जब सोल्व करोगे तो c1 अपॉन जो c2 आएगा वो आ जाएगा 3/1, क्योंकि 14 में 14 का भाग 1 बार, और 42 में कितनी बार साहब 3 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 3 बार। है क्या कोई समस्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और आप कहेंगे सर ये 1 -1 के बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं है, तीनों अनुपात बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म संगत होगा, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है तो भी क्या होगा, संगत होगा। संगत होगा क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। कोई समस्या हो तो बोलो सर, बोलो साहब कोई समस्या हो तो आपको एक ही काम करना है। अगर बटा में समीकरण आए उसको एलसीएम लेकर नॉर्मल समीकरण बदला, समीकरण 1 या समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकालना हम सीख चुके हैं। समीकरण 2 से a2 b2 और c2 निकालना सीख चुके हैं। a1 अपॉन a2 किया तो 1 उत्तर आया, b1 अपॉन b2 किया तो -1 उत्तर आया, वो 1/-1 है। और फिर c1 अपॉन c2 किया तो 3/1 आया। तो तीनों अनुपात बराबर नहीं है, और जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं, और हमने यह सीख रखा जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होता है तो युग्म संगत होता है। और तीनों अनुपात बराबर होता है तो भी क्या होता है, संगत। असंगत कब होता है, जब 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो। इस सवाल को ध्यान से देखो, इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो आप ध्यान से लिखना। पहले समीकरण को लिखते हैं एक बार, है ना। समीकरण है आपके पास 5x माइनस का 3y बराबर में 11। समीकरण संख्या 1 और 1 है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22। समीकरण संख्या 2। हाँ जी, कोई समस्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। पहली बात समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। दूसरी बात समीकरण 2 से। एक समीकरण 1 से, समीकरण 2 से। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से मुझे मान निकालना है। क्या निकालना है? a1 का मान। क्या बेटा a1 का मान 5 होगा क्या? बिल्कुल x का गुणक। b1 का गुणक y, b1 होगा y का गुणक -3, और c1 हो जाएगा अचर यानी कि 11। फिर a2 का मान हो जाएगा -10, b2 का मान हो जाएगा 6, और c2 का मान हो जाएगा -22। ठीक है जी, ये हमने अनुपात निकाल दी। अनुपातों में तुलना करनी है अब आपको। जब आप तुलना करने जाएंगे इसकी, तो पहला तुलना होगा आपके पास a1 अपॉन a2। a1 का मान 5 बटा में -10,
और 5/10 को आप जब लिखेंगे तो A1/A2 आ जाएगा 1/-2। कितना आ जाएगा? 1/-2। बोलो सर कोई समस्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कोमा दूसरा अनुपात आएगा B1/B2। B1 का मान -3, ये आ जाएगा 6। और जब इसको सोल्व करोगे तो B1/B2 आ जाएगा -1/2, क्योंकि 3/6 का मतलब होता है 1/2। और फिर जब आप करेंगे C1/C2, क्या करेंगे C1/C2 तो 11/-22। ठीक है, तो C1/C2 आएगा वो भी आ जाएगा 1/-2। कितना आएगा सर? 1/-2। क्या लगता है आपको इस सवाल में कि संगत या असंगत? तीनों ही अनुपात बराबर देख लो, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2, ये भी -1/2। वो माइनस ऊपर नीचे कहीं लगा रखा, वो माइनस का ही कहलाएगा। आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होगा क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 का। बोलो सर किसी बच्चे को, किसी लाल और लाली को कोई समस्या क्या? अरे बोलो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सेम पैटर्न के सवाल, दूसरे में 3 सवाल पढ़े, तीसरे में 4 पढ़ लिए, एक सवाल और पढ़ लेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 प्लस वो कल मैंने आपको टेबल बताई थी, मैंने आपको बोला था अगर टेबल याद नहीं हुई तो समस्या हैं, डाउट ही डाउट है, आपके डाउट कभी खत्म भी नहीं होंगे। मैं अगर ये बोल रहा हूँ ये संगत है, ये संगत है, क्यों है? क्योंकि कल की टेबल मैंने सारी बातें आपको बता रखी। उम्मीद है आपको तीसरा और चौथा सवाल समझ में आ गया। जब भी बटा में दिखाई दे उसका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेके नॉर्मल समीकरण बनाए, फिर समीकरण 1 से A1 B1 C1, समीकरण 2 से A2 B2 C2 आ जाएगा। कैलकुलेशन करोगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 करोगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। अनुपात बराबर दिखाई दे या अनुपात बराबर दिखाई नहीं दे तो संगत बोल देना, 2 अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो असंगत बोल देना। बाकी टेबल के अंदर सारी बातें कल में मैंने बेसिक वीडियो इंट्रोडक्शन में समझा रखा है, आप जाके देखें, आराम से जीवन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सवाल संख्या 3 आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगली स्लाइड में करते हैं तीसरे का 5वां सवाल। अब देखो सवाल संख्या करते हैं तीसरे का 5वां सवाल। आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है, इसमें टोटल 7 सवाल हैं। हम इस क्लास में 3 करेंगे क्योंकि सवाल ज़्यादा हो गए सवाल के अंदर सवाल आने की वजह से। ठीक है, बाकी की क्लास में जो क्वेश्चंस हो गए वो कल की क्लास में करेंगे। ज़्यादा नहीं, एक वीडियो के अंदर 3.1 खत्म हो जाएगी, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं। इस सप्ताह में आप मान लो कि जो संडे आ रहा है आपके, उस संडे तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको बट्टेवाड़ा बोल दिया तो बट्टेवाड़े में आपको एलसीएम लेना। तो एक काम कर दो, इसको दे दो समीकरण संख्या 2, क्योंकि ये तो अपना नॉर्मल सा समीकरण है, हम इसको समीकरण संख्या 2 दे सकते हैं। लेकिन इसको पहले हल करके आपको समीकरण को सही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा कि इसके नीचे कितना सर 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, और बराबर में कितना चल रहा है 8। 3 का 3 में भाग एक बार, 1 को 4x से गुणा करोगे 4x, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करोगे 6y। क्या ये इधर वज्र गुणा होगा? बिल्कुल होगा सर। तो बनेगा क्या, 4x प्लस का 6y बराबर 8 गुणा में 3। तो समीकरण बनेगा आपके पास 4x प्लस का 6y बराबर में बनेगा 24, समीकरण संख्या 1। बोलो सर एलसीएम लेना तो आता है ना, 6ठी 7वीं क्लास की बात है ये, एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम लेके हमने समीकरण बना दिया। अब हमारे पास समीकरण 1 से A1 B1 का मान निकालते हैं। पहले आप लिखेंगे साहब समीकरण 1 से, और एक हम लिखेंगे समीकरण 2 से। एक तो समीकरण 1 से और एक समीकरण 2 से। समीकरण 1 से आपके पास मान आएगा A1 का, A1 का मान कितना साहब 4। समीकरण 1 से B1 का मान होगा जो y का गुणा होगा, y का गुणा यहाँ कितना 6, और C1 का मान आएगा जो अचर है, अचर कितना हो गया 24। समीकरण 2 से A2 का मान है 2, कितना A2 का मान 2, B2 का मान कितना है 3, और C2 का मान कितना है 12। बोलो सर कोई समस्या यहां तक? हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना सीख लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है जी, अब अनुपातों की तुलना करते हैं। पहले अनुपात की तुलना करते हैं साहब, A1 अपॉन में क्या करेंगे A2। तो A1 है 4, A2 है 2, तो ये आ जाएगा 4/2। तो जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास A1 अपॉन जो A2 आएगा वो आएगा 2/1, क्योंकि 4/2 का मतलब हो जाएगा 2/1। मैं इसको 2 भी लिखूं तो भी ठीक है, लेकिन A1 का मान 2 है, A2 का मान 1 है, इसलिए मैंने बटा में लिखा है हर बार।
ठीक है, दूसरी बात B1/B2, B1 का मान 6 और B2 का मान 3, तो ये आएगा 6/3। और B1/B2 6/3 को जब आप लिखोगे तो इसको भी आप लिखोगे 2/1, क्योंकि 3 का भाग 6 में 2 बार चला जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार चला जाएगा। जब आप अनुपात की तुलना करेंगे C1/C2 में, C1 का मान है 24, C2 का मान है आपके पास 12, ठीक है। तो C1/C2 आएगा वो भी आएगा 2/1, और तीनों अनुपात आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब समीकरण युग्म क्या है, संगत है। आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा साहब, संगत होगा, क्योंकि A1/A2 बराबर है आपका B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या आपको किसी टाइप की? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आनी चाहिए। कोई समस्या हो तो बोलो, कोई समस्या आपको नहीं है। ये घिसा बिटा काम कर रहे हैं दूसरे और तीसरे सवाल में, A1 B1 C1, A2 B2 C2, सब टेबल का खेल हो रहा है। टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये इसी वीडियो के साथ, इसी सवाल के साथ आपकी क्लास खत्म होती। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कल की क्लास के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन चीज़ों का रिवीजन कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो या पढ़ाई छोड़ दो। सीधी सिंपल सी बात है, या तो आप पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दें या आप पढ़ाई छोड़ दो। आपको खेल कूद वगैरह जो भी चीजें करनी है वो कर लो, बाकी या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो या पढ़ाई छोड़ दो। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो या आप पढ़ाई छोड़ दें, इतना ही काम आपको करना, ठीक है। आपको थोड़ा सा अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन आपको लाना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ डिस्कशन आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें इजी होगी, वरना इजी नहीं होगी। आपको टेबल से याद करनी पड़ेगी, आपको जो नोट्स टीचर लिखवा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझने पड़ेंगे, वरना धक्के लगेंगे आगे जाकर, समझ में नहीं आएंगे। मैं संगत भी बोल रहा हूँ कि A1 B1 C1 कहाँ से आया, क्यों? क्योंकि बच्चों को ये तक पता नहीं होता है कि रेखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, वो तक याद नहीं है। और आ जाते हैं कि A1 B1 C1 का मान क्या होगा, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। बेटा आप पहले जाकर टेबल पढ़े हैं, जितने मैंने कंसेप्ट बताए। पहला काम होता है इंट्रोडक्शन वीडियो, सीधा सवालों के ऊपर नहीं आया जाता है। ऐसा नहीं सीधा सवालों के ऊपर आगे आपको डायरेक्ट सवाल समझ आ जाए। अगर ऐसा होता तो फिर मैं नोट्स लिखवाता ही क्यों बेसिक में वीडियो बनाता, क्यों मैं टाइम खोटी करता आपका? करता क्या, हाँ या ना? नहीं करता बेटा खोटी, मैं आपको सीधा ही आपको सवाल करवा देता। मुझे पता है मैं सीधे सवालों में आ गया तो आप पूछ लोगे संगत क्यों है, ये रीजन कहाँ से आया, वरना रीजन मैंने आपको वीडियो के अंदर दे रखा। क्या है, वीडियो के अंदर जब इंट्रोडक्शन पार्ट उसका परिचय आपको पढ़वाया है तो वहां सारी की सारी चीजें बता रखी, क्यों संगत है, क्यों असंगत है, क्यों प्रतिच्छेदी है, क्यों समांतर है, क्यों संपाती है, क्यों अद्वितीय हल है, क्यों कोई हल नहीं है, क्यों अनंत हल है। बात आई या नहीं आई समझ में? बिल्कुल, आप प्यारे बच्चे हो, एकदम मस्त हो, एकदम आपकी उम्र है अभी, थोड़ा सा पढ़े, टाइम निकाले। हाँ सबको ही नींद आती है मुझे पता है ना, आप निकालोगे टाइम, निकालोगे नहीं निकालो, बिल्कुल मेरे लाल और लाली इतने समझदार हैं कि टाइम निकाल लेंगे। आप इनका रिवीजन करना, मैं लाता हूँ आपके लिए 3.1 में जो बाकी सवाल बचे हैं 4 से लेकर 7 तक। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।